नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर नाज़रीन हमने गुफ्तगू करनी है वो है एमनेस्टी स्कीम, जिसको एक मरतबा फिर से हम रिव्यू करने की कोशिश करेंगे। इंटरेस्ट रेट ऊपर की जानिब जा रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर चेंजेस हमें दिखाई दे रहे हैं, उसके मुतालिक हम बात करेंगे। और फिर साथ साथ जो मौजू सबसे ज़्यादा इस वक्त इकॉनमी के लिए भी और पॉलिटिक्स के लिए भी हॉट है वो है जनाब प्राइम मिनिस्टर जो केयर टेकर हैं उनका नाम जो है अब फाइनलाइज हो गया है, इलेक्शन की डेट फाइनलाइज हो गई है। अब जितने लोग कह रहे थे कि हम इन द नो नहीं हैं, डार्कनेस के अंदर हैं, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि आगे जाके मईशत किस समत जाएगी, तो अब मेरे ख्याल ये काफ़ी हद तक क्लियर हो गया है। लेट्स होप इफ़ एवरीथिंग रिमेंस गुड, फिर स्मूथ सेलिंग रहेगी। आगे जाके क्या माशी सेटअप तैयार होता है, किस तरह से मईशत जाएगी, IMF का दरवाज़ा दोबारा से खटखटाया जाएगा या नहीं, इसके मुतालिक हम बात करेंगे। आगाज़ में तो ये बड़ा अहम मौजू है, इसको हम सबसे पहले एड्रेस करने की कोशिश करेंगे कि जनाब ये जो हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं इनके अंडर क्या जो इलेक्शंस होंगे उसके दौरान भी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है या नहीं। मेरे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब जो कि साबिक मुशीर बराए वजारत टेक्सटाइल रहे हैं। वेलकम करता हूं सर आपको शो में। थैंक यू सर। डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है वो ये है कि बेवजह का एक अबहम क्रिएट हो गया था, एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई थी। तमाम लोग जो कि मईशत से वाबस्ता थे, तिजारत से वाबस्ता थे, सनत से वाबस्ता थे, उनके जहन में ये सवाल आ रहा था कि जनाबे वाला पता नहीं इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। लो भाई अभी क्लियर हो गया, इलेक्शन की डेट आ गई। दूसरा, जहन में एक कमोशन क्रिएट हुआ था कि जी एग्रीमेंट नहीं हो पाएगा, पता नहीं कौन आदमी वज़ीर आज़म बनेगा। हर आदमी जो है वो एक नया नाम लेकर आ जाता था, हर पार्टी रोज़ एक नया नाम लेकर आ जाती थी। अब जो है वो एक शख्सियत का नाम और जो है वो पहले प्रपोज हुआ, फिर उसके बाद एक्सेप्ट हो गया। तमाम लोग जो कि कतार में लगे हुए थे उनके नाम रिजेक्ट हो गए और बेवजह कुछ लोग शोर मचाते फिर रहे थे कि मैं भी वज़ीर आज़म बनने वाला हूँ, मैं भी वज़ीर आज़म बनने वाला हूँ। उन लोगों का भी कुरा जो है वो नहीं निकला। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि अब जब चीज़ें रिलेटिवली सर्टन हो गई हैं तो इकॉनमी कैसी रहेगी? देखिए, ये हमारे मुल्क और हमारी मायशत के लिए बड़े ज़रूरी था कि अनसर्टनिटी जो है, गैर यकीनी सूरत हाल वो बिल्कुल ख़त्म हो। और ये सरमायाकारी के लिए किसी भी चीज़ के लिए, स्टॉक एक्सचेंज के लिए ये ज़हर कातिल होती है कि जब गैर यकीनी सूरत हाल हो जाती है, लोग वेट एंड सी में चले जाते हैं। और जैसे आपने अर्ज़ किया कि लोग डाउट में थे इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, वक्त पे प्राइम मिनिस्टर पे फैसला होगा कि नहीं होगा। ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि नहायत ही एहसन तरीके से इलेक्शन की तारीख भी सामने आ गई है, वक्त पे इलेक्शन हो रहे हैं, मौजूद हुकूमत का टेन्योर भी उसी वक्त ख़त्म हो रहा है जो उसकी लास्ट डेट थी, और सियासी जमात जिसमें पोजीशंस और रूलिंग पार्टी ने मिल के आज ऐलान कर दिया है कि वो मुत्तफ़क़ा कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर का जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के तौर पे तमाम सियासी जमातों को, रूलिंग को भी और अपोजिशन को भी एक्सेप्टेबल है, वो उनका नाम का आज ऐलान हो गया। तो ये सब अबहाम, ये सब डाउट ख़त्म हो गए हैं। तो लोग तो बहुत कह रहे थे तिजारत और सनत से वाबस्ता लोग, इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन नहीं होने वाले, ये लंबा चलेगा सिलसिला, मुझे दिखाई नहीं देता, मुझे लगता नहीं है। अब तो क्लियर हो गई। जो इलेक्शन के करीब आप जा रहे थे, मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ सोच और ख्यालात होते हैं, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है कि जमहूरियत अमल के मुताबिक 5 साल इन हुकूमत ने पूरे किए। एक एक घंटा अबूरी जो हुकूमत आ रही है उसके लिए वज़ीर आज़म का इंतखाब हुआ उसी जमहूरी तरीके से जो आइन में है कि जो अपोजिशन लीडर ने वज़ीर आज़म के साथ बैठ के फाइनल किया और ऐलान किया स्पीकर असम्बली के साथ। और अब मैं नहीं समझता कि हमें कोई डाउट रखना चाहिए कि इलेक्शन में ताख़ीर होगी या केयर टेकर सेटअप में कोई मुश्किलात होंगी। तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि गैर यकीनी सूरत हाल जो है मुझे अपनी बात से बात जोड़ता हूँ। अब बात यह है कि एमनेस्टी स्कीम जो है वो भी कहीं खटाई में न पड़ जाए। खैर, आप लोगों ने, सियासतदानों ने, सियासी जमातों ने बड़े तरीके से एमनेस्टी स्कीम को ऐन उस वक्त पर लेकर आए जब सिचुएशन फ्लूइड थी और मामला वो FATF वाला भी गर्म था। लेकिन अब बात यह है कि एमनेस्टी स्कीम के मुतालिक बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल आते हैं। एमनेस्टी स्कीम क्यों लाई गई, उसका मकसद बुनियादी तौर पे किसको फ़ायदा पहुंचाना, और क्या एक मखसूस तबका उससे फ़ायदा उठाएगा, पूरी कौम नहीं उठाएगी,
क्योंकि साथ आपने लॉलीपॉप के बहुत सारी एमनेस्टी स्कीम के जो अपने फ़वाइद लोगों ने लेने थे वो चिपका दिए। लॉलीपॉप 12 लाख वाली थी कि 12 लाख जो लोग तनख्वाह लेते हैं उनको टैक्स फ्री कर देंगे, तो उसके साथ आपने अपने सारे मुफाद की चीज़ें लपेट दी। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, इस टॉपिक में बड़ा कैटेगोरिकल जवाब दूंगा और आपसे टोटल इख्तलाफात मेरे हैं इसमें। इख्तलाफ करते हुए मैं समझता हूँ कि आवाम को सही रहनुमाई हो जाए। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स डे 1 से एमनेस्टी स्कीम में इन्वॉल्व थी। सवाल 2-3 पैराए में जवाब देंगे। पहला, क्यों ज़रूरत पड़ी? ज़रूरत ये थी कि जब मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हुई, जब भत्ता, टारगेट किलिंग, किडनैपिंग फॉर रैंसम, बोरियों में लाशें कराची में, फैक्ट्रियों को जलाना, 200 250 आदमी को जला देना, तो लोगों ने अपने पैसे निकाल के यहाँ जैसे तैसे बाहर लेके गए। किसी ने सरमाई में लगाया, किसी ने रियल एस्टेट में लगाया, किसी ने दुकान में लगाया, किसी ने मकान में लगाया, और वो 30 साल से ये अमल चलता रहा। जैसे जैसे लोगों को मौका मिले वो अपनी जमा पूंजी महफूज मुकाम पे मुंतकिल की, जो उनका हक था कि नहीं। यानी पाकिस्तान महफूज नहीं था ना उन दिनों में, तो बिल्कुल आप भी खुद पता है जो कराची की, जो पाकिस्तान की अमन अमान की सूरत हाल थी, इससे ख़राब आप तस्वुर नहीं कर सकते थे। अब अल्लाह का करम है कि वो सूरत हाल बेहतर हो गई है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, हमारे फ़ौज पाकिस्तान और तमाम सियासी जमातों को ऑपरेशन ज़रब वायरस सब से जो नतीजतन देखने में आया है वो है कि अमन अमान बहुत बेहतर हुई। अब लोग पैसा वापस लाना चाहते हैं, क्योंकि बाहर पैसा रखना मुश्किल हो गया है। आपने मुख्तलिफ कवानीन के नाम लिए, बैंकों में अकाउंट खोलने मुश्किल हो गए, बैंकों से ट्रांसफ़र करना मुश्किल हो। तो अब यही पाकिस्तानी अमन अमान की बेहतर सूरत हाल और महफूज हालात देखते हुए उसको वापस लाना चाहते हैं। तो हमने कहा उनके लिए दरवाज़ा खोलें। ये मजबूरी में लेके गए थे इन पैसों को, हमने उनको किसी को सपोर्ट नहीं करा जो करप्शन में। इसमें ना पब्लिक ऑफिस होल्डर हिस्सा ले सकता है, ना पॉलिटिशियन ले सकता है, ना पार्लियामेंटेरियन ले सकता है, ना वजीर आजम या कोई वजीर ले सकता है। मैं तफरीक कैसे करूंगा? आज अगर मैं पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन की मैं तफरीक कैसे करूंगा? देखें, उन्होंने पूरा इसका, मैंने मिस्टर स्कीम पढ़ी जो आया है, एक एक कैटेगरी करी, उन्होंने बतलाया कि ये लोग हिस्सा नहीं ले सकते। अब मिसाल के तौर पर उनमें से कोई एक आदमी हिस्सा ले लेता है, कल दूसरा आदमी चैलेंज कर देगा, सबूत दे देगा, लेकिन कानून ये कहता है कि इसमें सियासतदान, वज़ीर आज़म, पार्लियामेंटेरियन हिस्सा ले सकते हैं। ज़्यादातर ये बिजनेस कम्युनिटी के और आम लोगों को जो अपने पैसे वापस लाना चाहते हैं उसके लिए बनाई गई है। आम लोग बाहर क्यों पैसे लेके जाएंगे सर? आम लोग पैसे कैसे लेके जाएंगे? हालात क्यों, आपको क्यों हालात? आम लोगों को छोड़ दें, आप ये बोलें ताजिर सनतकार लेकर, ताजिर सनतकार भी उसमें एक बड़ी तादाद ताजिर सनतकार की। दूसरी ये है कि अब वो पेनल्टी लगा रहे हैं उनके ऊपर। कैश लाएंगे तो 5% है, एसेट्स लाएंगे डिक्लेयर करेंगे 3% है, यहाँ लोकल डिक्लेयर करेंगे 5% है। ये से हम समझ चलें इसकी तफसील आपसे लेता हूँ। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आते तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि दरअसल किस तबके को ये फ़ायदा पहुँचा रहा है। डॉक्टर साहब इसके बारे में हमें बता रहे हैं, बट वी विल कंटिन्यू आवर कॉन्वर्सेशन ऑन दिस। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात कर रहे हैं हम नए निगरान सेटअप के मुतालिक और उसके आने के बाद क्या क्या तब्दीलियाँ रोनमा होंगी। यहाँ पर एमनेस्टी स्कीम भी है, एमनेस्टी स्कीम का मामला भी है, क्योंकि एमनेस्टी स्कीम के मुतालिक लोगों की मुख्तलिफ आरा हैं। उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे थे। डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं। डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हमारी इस बारे में मुफस्सिल गुफ्तगू हो रही थी कि जनाब ये जो एमनेस्टी आई है इसकी क्या जस्टिफिकेशन है, और आप जस्टिफिकेशन पेश कर रहे थे। ज़ाहिरी बात है मैं प्रोग्राम के दौरान अपनी राय देने से इज्तिनाब करता हूँ, इसलिए मैं आपको कंटेस्ट नहीं करता, लेकिन वो क्वेश्चन ज़रूर पूछूंगा। अब तबकात के मुतालिक बात हो रही, आप कह रहे हैं कि जो आम बिजनेसमैन, ट्रेडर अपने पैसे लेकर ताजिर है, सनतकार है, वो उक्ता के हालात से मजबूरन आप ये कह रहे हैं कि वो चला गया, ठीक, अब वो पैसे वापस लाना चाहता है।
अब ये बात आपकी किस तरह मैं तस्लीम कर लूँ जबकि हमारे ताजिर सनतकार ये कहते हैं कि हम जिहाद कर रहे हैं पाकिस्तान में अगर हम कारोबार कर रहे हैं। यही बुनियादी मसला है कि जिहाद करने वाले कारोबार कर रहे हैं और मतलब ये देखें कारोबार करने वाले जिहाद माजरत थोड़ा आगे पीछे हो गया, लेकिन ये कन्फ्यूजन जो क्रिएट की हुई है आपके ताजिर और सनतकारों ने मुख्तलिफ महफिल के अंदर क्लियर करें ना क्या बात है। बेशुमार चैलेंजेस हैं, पानी हमें नहीं मिल रहा, 70 हज़ार का डेली पानी खरीदना पड़ रहा है मिलों के लिए, तो इसके पैसे ले जाओ। हमारे पास सिक्योरिटी के लिए गार्ड रखने पड़ रहे हैं, बिजली नहीं है तो जनरेटर है तो गैस नहीं है, गैस है तो डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, एक्सपोर्ट्स पे टैक्सेस लग गए हैं जो दुनिया में कहीं। उसके बावजूद अगर ये सनतकार और ये एक्सपोर्टर्स मुल्क के लिए फॉरेन एक्सचेंज कमा रहे हैं, अपने अनडिक्लेयर्ड अनडॉक्यूमेंटेड एसेट्स यहां से लेकर जाए। सर पहले देखें थोड़ा सा क्लियर अब सवाल यह है कि मुझे वो मदरसा कंप्लीट कर लेने दें कि ये किसी स्पेसिफिक तबके के लिए नहीं आई है स्कीम, फेडरेशन बहुत इन्वॉल्व रही है और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 2 माहिरीन जो हैं एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट मांगी थी, एक शब्बर जैदी साहब की जो फर्गूसन के हेड है और एक मांडवीवाला साहब की, मांडवीवाला जो बेस्ट लीगल एक्सपर्ट है, और दोनों ने अपनी रिपोर्ट्स में कहा है कि किसी एक तबके के लिए स्पेसिफिक नहीं है बल्कि ये एक आम जर्नल स्कीम है और उसमें जिन लोगों को अलाउ नहीं किया गया है वो डिस्कस करके उन तमाम लोगों को उसको बाहर रखा गया है, जो पॉलिटिशियन, पार्लियामेंटेरियन, वज़रा और आपने बेनिफिशियरी से तो पूछा ही नहीं। मुझे लीगल एक्सपर्ट्स और टैक्स एक्सपर्ट से क्या करना है, दोनों का मैं बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन बेनिफिशियरी तो मैं आम आवाम है, हमसे तो आपने पूछा नहीं। हमसे भी तो पूछो आप, हम आपको कैसे अलाउ करते हैं? हम इन हालात, बुरे हालात के अंदर इस मुल्क में रह रहे हैं। आपका कहने का मकसद क्या ये बुरा लग रहा है कि नहीं, 5 अरब डॉलर एक्सपेक्टेड है बाहर से पाकिस्तान आएगा? अगर उस वक्त एक सेकंड, उस वक्त जब आपके पास कर्जे अदायगी के लिए फंड्स नहीं है, 5 बिलियन डॉलर की हमें अदायगी करनी है, हम चाइना से सॉफ्ट डिपॉजिट मांग रहे हैं और 300 मिलियन डॉलर के टैक्सेस वो पे करेंगे पेनल्टी की शक्ल में। ये डिक्लेरेशन है, पाबंदी नहीं है आप पैसे वापस लाएं। ये डिक्लेरेशन है, पाबंदी नहीं है कि आप पैसे वापस लाएं। डिक्लेरेशन भी आप कर सकते हैं, आप ला भी सकते हैं। तो आपकी सवाबदीद पर छोड़ दिया ना। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी जिनको नहीं ला सकेंगे वो डिक्लेयर करेंगे, जो असासे लिक्विड है, फंड्स हैं, उनको ला सकते हैं, उनको लाएंगे। दोनों का प्रोविजन है। मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट सुप्रीम कोर्ट से ये है कि खुदारा जब कोई स्कीम आए तो उसमें इफ़ एंड बट हो, लोग शकी हो जाते हैं। ये स्कीम भी बहुत चंद लोग इसमें आगे बढ़े हैं, सब कह रहे हैं कि यार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम भी इसको देखते हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की बड़ी रिपोर्टें ऑलरेडी ये जो 2 मैंने नाम लिए और दूसरे एडवाइजर ने उनको दिए। मैं यहाँ पे कैटेगोरिकली फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक सीनियर लीडर होते हुए बतलाता हूँ कि इसमें ये मुल्क के मफाद में है, कोई ख़ास तबके को फ़ायदा नहीं पहुँचा रहा है। ये जनरल एमनेस्टी और आखिरी जुमला, पहली एमनेस्टी है मुल्क के बाहर के असासों को डिक्लेयर करने की या वापस लाने की। इससे पहले कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं आई। जो लोग आप कहते हैं ना जुमलों में कि यार पहले भी बहुत सारी आ गई हैं, लोग कहते हैं पहली स्कीम गैर मुल्की असासों को डिक्लेयर करने और वापस लाने के लिए है। सर मुफाद ये है कि हड़प जाती दूसरी हुकूमतें आप लोगों के पैसे, अगर आप लोग ताजिर सनतकार दूसरे मालिक के अंदर अनडिक्लेयर्ड पैसा रखते। बिल्कुल। और बाहर रखना मुश्किल जो है उसने मार्क किया हुआ है, बाहर रखना मुश्किल हो गया पैसे। ग्रीन पासपोर्ट वाला आदमी जो है या इस रंगत का आदमी जो है पाकिस्तानी, वो अब आ गया क्रॉस हेयर्स ऑफ टैक्स। इसीलिए हम कह रहे हैं कि दरवाजा खोलें और ये पैसे अपने मुल्क में वो लोग लाना चाह रहे हैं, चाहे हुब्बुल वतनी से ला रहा हूँ या मजबूरी में लाना चाह रहा हूँ, बैरन लाना चाह रहे हैं वो। सर ये आपकी राय है, अगर लाना चाह रहे होते तो भी फ्लड गेट्स खुल जाते। आप पॉलिसी चेंज करवाएं, आप गवर्नमेंट से निगोशिएट करें कि सबसे पहले जो केयर टेकर गवर्नमेंट है या जो आने वाली हुकूमतें हैं वो सबसे पहले ये इकदाम लें कि ट्रांजैक्शन टैक्स खत्म करें। लोग बैंक के अंदर पैसे जो है आप दूसरी तरफ चले गए। सवाल नहीं तो आप देखो सर, मैं आप लोग बाहर पैसे रख रहे हो, मैं बैंक में रख के 0.3% दूं। वाह 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 वाह, फाइलर गलत है। और नॉन फाइलर का है। नो, फाइलर करने के लिए दैट इज एन अनफेयर थिंग किया गया है कि आप इनकम टैक्स से रजिस्टर्ड हो, नहीं करेंगे तो आपको पैसे निकालने पे कैश देना पड़ेगा। दिस इज अनफेयर कि someone who is keeping their money in their own country is being subjected to transaction tax। प्रोग्राम में इस तरह की सवालात इस स्टेज पे जब एक स्कीम सेनेट से और कौमी असम्बली से पास हो चुकी है, कानून की शक्ल में लोग उस पर अमल कर रहे हैं, कम कर रहे हैं लेकिन कर रहे हैं। इस वक्त हमें
उनके कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करना चाहिए। सर एक्सक्यूज मी, ऐसे मुल्क के अंदर जहां पर प्राइम मिनिस्टर जो है वो कोर्ट से बाहर निकल के बोलता है कि मैं ये नहीं मानता, मैं वो नहीं मानता, मुझे क्यों निकाला, वहां पे मेरे पास कम से कम इतना हद जरूर है कि मैं पार्लियामान के बनाए हुए कवानीन के ऊपर कॉमेंट्री करवा सकता हूं आपसे। तो आप कम से कम इतना तो कमेंट दो ना बिल्कुल है कि अगर कोई चीज गलत है तो आप हाईलाइट करें लेकिन ना हम सर। कह रहे हैं जिम्मेदारी के साथ कि ये मुल्क के लिए बहुत फायदेमंद अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक मुझे लेनी है, मैं आपसे लेता हूँ इस पर तबसरा, मैं आपसे इस चीज पर तबसरा लेता हूं क्योंकि जब टैक्स एमनेस्टी मुतालिक बात होगी तो हर किस्म के टैक्सेस के बारे में बात होगी। जब एक तबके को बेनिफिट पहुंचे दूसरे तबके के मुतालिक भी बात करनी चाहिए। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात हम कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले निगरान सेटअप के जो आने के बाद एक मईशत की शक्ल निकलेगी, एमनेस्टी स्कीम के मुतालिक बात हो रही थी, लेकिन साथ साथ ये भी बात हो रही थी कि निगरान सेटअप आया और उसके बाद शायद कोई नई सियासी जमात जो है वो आगे आने वाले इलेक्शनों के अंदर हुकूमत में आ जाए तो उसको टैक्स पॉलिसीज़ को बड़ी संजीदगी के साथ रिव्यू करना पड़ेगा। यहाँ पर टैक्स पॉलिसीज़ का एक एंगल देखा जा रहा, दूसरा एंगल नहीं देखा जा रहा। मैं डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि टैक्स पे करने का दूसरा एंगल भी तो देखो। आप टैक्स को क्यों देख रहे हो? एक चीज़ पर आप भी मुत्तफिक होंगे, शायद मैं भी और लोग भी मुत्तफिक हो जाएं, आप रैशनलाइज करो टैक्सेस को, मेक ए कंजीनियल कंफर्टेबल वर्क एनवायरनमेंट वेयर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस गोज डाउन एंड द लेवल ऑफ टैक्सेस इज वेरी लो, वरना पाकिस्तान इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं कर सकता। एग्री करूंगा कि ये जो मेजर्स लिए जा रहे हैं एमनेस्टी स्कीम वगैरह से, जिससे पैसे मुल्क में आए, टैक्सेस के मद में पैसा आए, आपने टैक्स रिफॉर्म्स भी साथ साथ करनी है ताकि लोगों को इजी फ्रेंडली एक रिजीम मिले और टैक्स टू जीडीपी रेशो, ये टैक्स नेट बढ़े। हमने बहुत छोटे टैक्स बेस के ऊपर हम काम कर रहे हैं और अभी ये जो 1 से 12 लाख जो एग्जम्प्ट कर दिया था इनकम, 5,50,000 टैक्स पेयर निकल जाते टैक्स रिजीम में, टोटल 12 लाख में से तो 7-7.5 लाख बचते। आप टैक्स, वो शुक्र है उन्होंने एक पकड़ा दी कि जी 1,000 और 2,000 के रिटर्न जमा कराएंगे ताकि वो टैक्स नेट में रहें। कहने का मेरा मकसद नहीं, टैक्स आप रैशनलाइज कर दें, इससे ज्यादा टैक्स कमाएंगे आप। बिल्कुल माजरत के साथ अगर आप जीएसटी कम करें। आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो एक अजाब बनाया हुआ है। दुनिया में इनडायरेक्ट टैक्सेस ख़त्म हो रहे हैं, आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ रहे हैं। ये रिग्रेसिव स्कीम है। आप डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर जाएं जो दुनिया में एक सक्सेसफुल मॉडल है, और एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्सेस खुदारा ख़त्म करें, फैट ज़ीरो, क्योंकि वो तो एक्सपोर्ट जीएसटी रिफंड मिल गए नहीं मिले। 200 अरब रुपए के आप पैसे लोग तो बड़ा कॉन्फिडेंस करे बैठे थे कि वादा कर दिया, नया फाइनेंस मिनिस्टर आया उसने वादा कर दिया, अभी तो उसका भी ये कहा कि जाने से पहले हम कुछ देके जाएंगे, लेकिन आज आखिरी दिन है, एक पैसे का भी नहीं आया। तो मैं यही समझता हूँ कि ये एक्सपोर्टर के साथ बहुत ज्यादती है। आ गए हैं क्या पैसे? नहीं, तो कह रहे हैं वादा किया देकर जाऊंगा, नहीं दिया आज तक, कोई एक पैसा नहीं दिया, एक पैसा ऐलान नहीं है। 200 अरब रुपए के सेल टैक्स रिफंड एक्सपोर्टर्स के फंसे हुए हैं 3 साल से। तो आप कॉन्फिडेंस कर बैठे सियासतदानों के ऊपर। हमने तो जो उन्होंने ऐलान किया आपने भी सुने, हमने भी सुने, आपने पजीराई की, वाह 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 क्या बात है, क्या बोल्ड स्टेप लिया है इसने। नहीं पैसे वो वापस करने का उन्होंने कहा तो उसको बुरा बोले नहीं और अब तो वो नहीं कर रहा है। वापस दे एक्चुअली ये देखे ना सर, यही मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो अलमिया है कंसिस्टेंस ऑफ पॉलिसीज, जैसे आज आप डिस्कस कर रहे हैं, नए आने वाली हुकूमत शायद रिव्यू पर, वो भाई एक कानून बन गया, एक पॉलिसी बन गई है, उसको चलना चाहिए। क्यों? कंसिस्टेंट आपको पसंद है इसलिए, पॉलिसियों का तसलसल नहीं है। फिर आपने वो कहा कि जी ये मितवा साहब ने ऐलान किया था, बड़ी तारीफ, वो भाई उन्होंने एक अच्छा ऐलान किया था, आप उसमें वो अमल दरामद इम्प्लीमेंटेशन को आप नहीं देखते, इम्प्लीमेंटेशन को नहीं कर रहे, तो वो कसूरवार है ना भाई। हम तो पिट गए पहले 3 साल से, एक्सपोर्टर के रिफंड फंसे हुए हमारे नहीं मिले। जब तक निकाह ना हो ना तब तक रिश्ता पक्का नहीं होता। आप लोग भी पहले इंतजार किया करें कि पक्की हो जाए बात, फिर उसके बाद ये जो हमारे यहाँ कहते थे बात पक्की हो गई, बात पक्की नहीं, निकाह के ऊपर पक्की होगी। ये बात मिनिस्टर का ऑफिशियल स्टेटमेंट
बजट के पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में स्टेटमेंट को भी अगर आप संजीदगी से और अहमियत ना दें तो बड़ा मुझे दुख होता है और अफसोस होता है कि फिर तो जब हुआ ही नहीं तो फिर मैं तो इसका मतलब बात सही निकली ना। फिर मैंने तो पहले कहा था कि ये लॉलीपॉप होगी। हाँ, तो बस आपने सही कहा था और ये अलमिया है और हुकूमत ने बिजनेस कम्युनिटी एक्सपोर्टर के साथ गलत बयानी की है और उस पर अमल दरामद नहीं किया। करना चाहिए था, बिल्कुल करना चाहिए था। चलें अब अगली चीज़ की जानिब चलते हैं। आप काफ़ी अरसा शोर मचाते रहे, आपने कहा इंटरेस्ट रेट कम कर दो सब ठीक हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, शायद तारीख की कम तरीन सतह, पाकिस्तान की तारीख कम तरीन सतह पर ले गए, बिजनेस ग्रोथ कुछ नहीं, जीरो। माजरत के साथ, फिर बुरा ना मानिएगा, आपने कहा जनाबे वाला यूं इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे। कितनी दफ़ा आपकी मेरी बहस हुई, जगह जगह पर हुई, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्मों में हुई, तालीमी इदारों में भी हुई। आपने कहा कम कर दें ठीक हो जाएगा, कम किया नहीं हुआ, आज बढ़ रहा है और बढ़ जाएगा। आपने कुछ भी नहीं दिया, रिजल्ट कोई रिजल्ट नहीं दिया। मेरा जवाब सुने, मॉनेटरी पॉलिसी जिसके तहत डिस्काउंट रेट को कम या ज़्यादा किया जाता है, दो चीज़ें करती है। एक अफराती ज़र इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और दूसरा ग्रोथ, मुल्क में तेज़ ग्रोथ लाना। पहला मकसद उन्होंने इन्फ्लेशन को तो कंट्रोल किया था, अब इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हुआ क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल 77 हो गया है, डॉलर 118 रुपये हो गए, तो महंगाई ने आना है, इन्फ्लेशन बढ़ना है और इन्फ्लेशन के टारगेट भी बढ़ा के 6% उन्होंने करा है। लेकिन साथ साथ उनका दूसरा जुज जो था कि ग्रोथ बढ़े, वो ग्रोथ इन्होंने 5.3 और 5.8% तक सिफलाइंस से आगे नहीं, जबकि हमारी ग्रोथ की रिक्वायरमेंट 7-7.5% सालाना 5-6 साल मुसलसल हो तो ये बड़ी अहम गुफ्तगू मेरी और आपकी इस पर होगी आगे आने वाले दिनों के अंदर। आज हमारे पास क्योंकि प्रोग्राम के अंदर करने के लिए बहुत सारे नुकात रखे थे, तो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर इस मौजू को जरूर एड्रेस करेंगे। वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।